East India Company entered India as a trading company. Regulating Act of 1773, then Pitt's India Act of 1784, Charter Act of 1813, इन सब ने कंपनी को पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स तो जरूर दिए थे, बट कंपनी वाज स्टिल जगलिंग बिटवीन ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 1813 के बाद अगले 20 साल अगर हम देखें तो सीन जो है काफ़ी चेंज हो चुका था। कंपनी हैड कन्क्वेयर्ड वास्ट टेरिटरीज और इतना बड़ा एम्पायर स्प्रेडशीट और ट्रेड पॉलिसीज से नहीं चल सकता था। सो लंदन रियलाइज्ड that now the company is ruling a subcontinent, so it needs a new administrative model। और यहीं से आता है नीड ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट 8 ऑफ आवर इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज। भारतीय राजव्यवस्था के भाग 8 में आप सबका स्वागत है। एंड प्रेजेंटली वी आर डीलिंग विद द टॉपिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो में कौन से टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं? तो सबसे पहले हम चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का बैकग्राउंड देखेंगे, उसके बाद फिर हम इसका पर्पस देखेंगे, की प्रोविजंस जो हैं वो हम देखेंगे क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो देखेंगे। सो बैकग्राउंड ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सो बैकग्राउंड पता होने से पहले हमें ये एक बात और पता होनी चाहिए दैट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को सेंट हेलेना एक्ट से भी जाना जाता है। सो वी शुड हैव दिस आइडिया दैट व्हाई दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इज आल्सो नोन एज सेंट हेलेना एक्ट। ये सेंट हेलेना था क्या? तो सेंट हेलेना जो है वो एक छोटा सा आइलैंड है साउथ अटलांटिक ओशन में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर के रूप में काम कर रही थी तो उनके शिप्स जो हैं वो यहाँ पे रुका करते थे। तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही थी। तो ये जो चार्टर एक्ट था 1833 का, इसके तहत एक क्लॉज डाला गया था जिसमें कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है सेंट हेलेना का वो ईस्ट इंडिया कंपनी से अब ट्रांसफ़र किया जा रहा है टू द गवर्नर ऑफ केप ऑफ गुड होप। ठीक है, इसलिए सेंट हेलेना जो नाम है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रिगार्डिंग चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ओके, आई होप कि ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया हो। देन बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो चल रहा था। एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पीक कब होता है? 1830s के आसपास। और ये टाइम पीरियड क्या है? 1833। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो पीक पे है। जो मर्चेंट्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो और डिमांड कर रहे हैं दैट दे वांट फुल कंट्रोल ओवर इंडियन मार्केट्स। तो इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए एक्ट जो है लाना पड़ेगा। जनता की डिमांड को पूरा करने के लिए कुछ चेंजेस जो है वो पॉलिसीज में करनी पड़ेगी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब उसका कोई भी कमर्शियल ट्रेडिंग बॉडी के रूप में काम नहीं था, अब वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में काम करने वाला था। इंडिया में एक यूनिफॉर्म लॉ एंड सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता जो है वो महसूस की जा रही थी। यूनिफॉर्म लॉज क्यों जो है वो ज़रूरी थे? बिकॉज ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे रूल कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे रूल कर रही है तो उनको बहुत ही ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं रिगार्डिंग लॉ। ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोगों की अपनी जो है रिलीजियस फिलॉसफी है, रिलीजियस लॉज हैं, देन ब्रिटिश लॉ भी है और लोकल कस्टमरी लॉ भी हैं। तो उसके हिसाब से अगर वो जजमेंट देते हैं, अपने ब्रिटिश लॉ के हिसाब से जजमेंट देते हैं, तो एजिटेशन जो है वो हो जाता है, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म लॉ की ज़रूरत जो है वो पड़ जाती है। क्योंकि इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बहुत बड़ा टेरिटरी जो है इंडिया में वो अब कंट्रोल कर रही थी। ठीक है, डिमांड जो है ब्रिटेन की तरफ से वो उठना शुरू हो जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो है वो आप कीजिए, लीगल कोडिफिकेशन जो है वो कीजिए, एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब में जो अपॉर्चुनिटी है वो दूसरों के लिए भी खुलनी चाहिए। नॉट ओनली फॉर इंडियंस बट जो ब्रिटिशर्स हैं उनके लिए भी ये ओपन कंपटीशन होना चाहिए। क्योंकि इससे पहले तक ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऊपर के जो लोग थे, यानी बेसिकली हम सिविल सर्वेंट्स की बात करें तो उनका जो है नॉमिनेशन किया जाता था या फिर वो रेफरल के थ्रू जो है वो आते थे, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो नहीं हो रहा था। तो उसके लिए भी डिमांड जो है वो किया गया। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में कुछ प्रोविज़न जो है वो रखे गए। और इसी वजह से हम देखते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है। पर्पस क्या था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का? सो टू एंड द कंपनीज कमर्शियल रोल कंप्लीटली। कंपनी का कमर्शियल रोल जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए एंड
सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंडिया में लाया जाए अंडर वन अथॉरिटी, यानी सेंट्रलाइजेशन जो है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है वो अपनी चरम सीमा पे पहुंचेगा 1833 के चार्टर एक्ट में, वो हम देखेंगे। देन नेक्स्ट पर्पस क्या था, टू स्टैब्लिश यूनिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ, हमने अभी देखा कि क्यों इसकी ज़रूरत थी, एंड टू ओपन गवर्नमेंट जॉब्स टू इंडियंस ऑन बेसिस ऑफ मेरिट्स। ठीक है, की प्रोविजंस की अगर हम बात करें चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का, तो उसमें सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस को हम देखेंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के अंदर जो सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज किया गया वो ये था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो डेजिग्नेशन है वो चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। ओके, इससे रिगार्डिंग हमें एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वही फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है। और वो कौन था, वो था विलियम बेंटिक। ओके, सो लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर्पस क्या था एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस का, तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और इसके तहत क्या किया गया कि बॉम्बे एंड मद्रास के पास जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी थी वो पूरी तरीके से छीन लिया गया और उनको बोला गया दैट नाउ यू कांट मेक लॉ इंडिपेंडेंटली। अब आप खुद से लॉ जो है अपनी प्रेसिडेंसी के लिए नहीं बनाओगे, वो सारे लेजिस्लेटिव पावर जो है वो ट्रांसफर कर दिए गए टू सेंट्रल गवर्नमेंट एट कलकत्ता। एंड इन चीज़ों को कौन डील करेगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक जो है वो इन चीज़ों को अब डील करने वाला था। जो भी पर्सन गवर्नर जनरल का पोस्ट संभालेगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट संभालेगा, वो इन चीज़ों को डील करेगा। साथ ही साथ जितने भी सिविल एंड मिलिट्री पावर थे वो जीजीआई यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिए गए थे। नेक्स्ट प्रोविजन की अगर हम बात करें तो कंपनी जो है उसकी ट्रेडिंग राइट्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। और जो भी बची खुची मोनोपोली थी, कौन सी मोनोपोली बची हुई थी, ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, वो भी ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का टोटल मोनोपोली जो है वो 1833 के चार्टर एक्ट में ख़त्म कर दिया जाता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई भी ट्रेड मोनोपोली नहीं बची। और यहाँ से हम देखते हैं कि सारी ट्रेड मोनोपोली जो है वो ख़त्म कर दी गई है। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब प्योरली एक पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह जाती है, अब वो कोई ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही। ओके, सो नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि लॉ कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। लॉ कमीशन की ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बहुत बड़ा एरिया जो है अब अपने कंट्रोल में रखी हुई है। एंड यहाँ पे ब्रिटिश लॉ भी है, लोगों के रिलीजियस लॉ भी है, एंड लोकल कस्टमरीज लॉ हैं। डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट लॉ जो हैं वो चल रहे हैं प्रैक्टिस में। इसलिए ज़रूरी था कि इन लॉज को कोडिफाई किया जा सके, और ऐसा कोडिफिकेशन चाहिए था जो जितना भी एरिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था, वहाँ पे ये अप्लाई किया जाए। और ये लॉ कमीशन का ही रिजल्ट होता है कि 1860 में इंडियन पीनल कोड जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है, जो कि आज़ादी के बहुत साल बाद तक चलता रहा। और हम देखते हैं कि 1 जुलाई 2024 में इसको जो है हटाया गया, इसको जो है रिप्लेस किया गया। किस चीज़ से रिप्लेस किया गया, तो भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, BNS, भारतीय न्याय संहिता से रिप्लेस किया गया। ये इंडियन पिनल कोड जो था इसमें पहले 511 सेक्शंस हुआ करते थे, बट जो भारतीय न्याय संहिता लाया गया इसमें 358 जो है सेक्शंस वो डाले गए। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जिनका अभी ज़रूरत नहीं है। कॉलोनियल जो टाइम पीरियड था उसके हिसाब से वो चीज़ें रखी गई थी, तो उन चीज़ों को रिपेल किया गया, और जो भी चीज़ें आज के टाइम के हिसाब से ज़रूरत थी उनको इसमें रखा गया है। ठीक है, जो फर्स्ट लॉ कमीशन एस्टेब्लिश किया जाता है उसका चेयरमैन कौन बनता है, मैक्यूले। ठीक है, मैक्यूले जो है वो फर्स्ट चेयरमैन बनता है लॉ कमीशन का, फर्स्ट लॉ कमीशन का, जो इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया था अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ओके, एंड इसके साथ ही मैक्यूले जो है वो गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर भी बनता है। क्यों, क्योंकि इस एक्ट में ये भी प्रोविजन लाया गया कि गवर्नर जनरल काउंसिल में एक लॉ मेंबर भी अब होगा, और मैक्यूले को ही वो पोस्ट जो है दिया गया। तो मैक्यूले जो है वो 2 रोल प्ले कर रहा था, एज ए लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल्स काउंसिल एंड एज चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट भी ध्यान रखना है। सो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सर्विसेज की बात की जाए तो इस एक्ट में कहा गया था दैट नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन रिलीजन, बर्थ, रेस
और कलर। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो न्यू है ओपन कंपटीशन की वो रख दी गई है, बट ये फॉलो जो है बहुत ही रेयर कंडीशन में किया गया था, ऑलमोस्ट न के बराबर। ये बस कहने की बात हो गई थी क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो खुद इस चीज़ को ओपोज करता है। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो है इसने मार्क किया द पीक ऑफ सेंट्रलाइजेशन अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी। जो सेंट्रलाइजेशन जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ था वो अपने पीक पे पहुंचता है 1833 के चार्टर एक्ट से। ओके, सो अब PYQ देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में 2023 के अंदर। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया था, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। बिकॉज इसी चार्टर एक्ट को लाकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का डिजिग्नेशन जो है वो चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कर दिया गया था। ओके, देन ये एक मेंस का क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द चार्टर एक्ट हेल्प्ड इन ट्रांसफॉर्मिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंसर्न टू अ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, डिस्कस विद रेफरेंस टू चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको आपके आंसर में मेंशन करने हैं एंड फाइनली आपको एक कंक्लूजन जो है वो देना होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो है उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्रॉम ट्रेडर टू अ फुल फ्लेज रूलर अंडर ब्रिटिश क्राउन। लेकिन गवर्नेंस और रिफॉर्म का जर्नी यहीं खत्म नहीं होता है। 20 साल बाद आता है नया एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, विच फर्दर चेंज एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिशियल अपॉइंटमेंट्स. So in next video we will see about the Charter Act of 1853 and we will see that how it shaped the British rule in India. So आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके कुछ डाउट्स हो या कोई बात आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा एंड वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो। चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलूंगा मैं अगले वीडियो में विद चार्टर एक्ट ऑफ 1853। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।